जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं और बड़े ही शानदार तरीके से बेहतर अंदाज में आप सभी लोगों की तैयारी चल रही है, पढ़ाई चल रही है। आशा करूंगा कि आप सभी अपना रिवीजन एकदम शानदार तरीके से लेकर चल रहे होंगे। अब आपका ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो ऐसे में अगर जिस बच्चे ने शुरू से लगातार तैयारी की है और साथ ही रिवीजन भी किया होगा, उसके नंबर बड़े अच्छे आने चाहिए। और अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आते हैं तो ये देखिए कि किस टॉपिक पर आपको अभी और कमांड बनाने की आवश्यकता है। एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, कल के पढ़े हुए में से आप लोग आंसर करिए, आपका रिवीजन चेक हो और फिर हम मैं आपसे बात भी करता रहूँगा। तो क्वेश्चन है मेरा कि बताइए, एक बार में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं? बताइए, एक बार में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं? अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आनंद है, शिवम है, कल्पना है और निर्मला है, किशन, झाकर है, नीतीश, किरण है, मनीष है, जिज्ञासा है, प्रियंका है और जी आरिफ अंसारी है। और सर, पड़ोस वाले लड़के का बीएसएफ में हुआ था, बड़ी बेइज्जती फील हो रही है, गलत बात है। उसका बीएसएफ में हुआ, उसने मेहनत की, उसको अपनी मेहनत का फल मिला है। आप भी मेहनत करिए और मैं तो कहूँगा कि देखिए, कभी भी किसी के प्रति ऐसा भाव मत लाइए कि अगर वो सेलेक्ट हुआ है तो आपको उससे बेइज्जती हो या फिर जलन फील हो। ये बड़ी ही छोटी सोच होती है। मतलब प्लीज़ बुरा मत मानिए, मैं आपको एक अपने अनुभव के आधार पर कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी है। मनुष्य के सबसे ज़्यादा दुखों का कारण ही यही है कि वो अपनी कंपेयर किसी से करने बैठ जाता है। आपने मेहनत की, भाई उसने मेहनत की, उसको फल मिला, आप भी मेहनत करिए, निश्चित ही आपको भी फल मिलेगा। और हमेशा सिलेक्टेड लोगों के प्रति, क्योंकि वो मेहनती है, ऐसे लोगों के प्रति हमेशा मान सम्मान का, दया भाव का भाव अपने मन में रखिएगा। कभी भी किसी के प्रति ऐसे गलत भाव मत रखिए, अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत भी नहीं किया है। तो बड़ा ही बेहतरीन आंसर है सभी का और मैं देख पा रहा हूँ कमेंट सेक्शन में एकदम गूंज उठ चुकी है 10 की घात 5 की। तो एक बार जो होता है उसमें 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। बड़ी अच्छी बात रही। और बार किसकी यूनिट होती है? बार मात्रक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। बार जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मात्रक होता है। कुछ बच्चे 1.01 में कंफ्यूज हैं, तो उनको बता दूं कि वो क्या था। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 1.01 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, 1.01 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एक वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा इस चैप्टर में? हमने मैकेनिकल प्रेशर देखा, यांत्रिक दाब देखा, यांत्रिक दाब के बाद हमने द्रव का दाब देखा और उससे संबंधित कुछ बड़े ही अच्छे कॉन्सेप्ट देखे, जैसे कि पास्कल का नियम है, उत्प्लावन बल है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। उसके बाद हमने गैसों का दाब देखा, जिसमें हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात की और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कुछ अनुप्रयोग भी साथ ही हमने देखे। आज हम बात करेंगे जल के असामान्य प्रसार की। आज का जो टॉपिक आपका स्टार्ट होगा वो होगा जल का असामान्य प्रसार। असामान्य प्रसार यानी कि एबनॉर्मल एबनॉर्मल एक्सपेंशन एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। जल का असामान्य प्रसार, एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या होता है? पहले जल को छोड़िए, आप लोग बाकी की चीजों को देखिएगा, बाकी की चीजों को देखें। जैसे कि मान लो, मैं मानता हूं शहद है। अगर हम शहद को गर्म करेंगे, अगर हम गर्म करें, गर्म करने पर ऑन हीटिंग, किसको, मान लो पहले हम शहद को गर्म करते हैं या किसी भी वस्तु को ले लें, अगर हम शहद कहेंगे तो एक वस्तु हो जाएगी। हम सामान्यतः कहते हैं, सामान्यतः कोई भी वस्तु आप उठा लीजिए पानी को छोड़ के, सामान्यतः, सामान्यतः का मतलब जनरली और जनरली का मतलब जिसे बहुत सारी वस्तुएं फॉलो करती हैं। तो मुझे बताइए कि अगर किसी वस्तु को गर्म करेंगे, शहद को दिमाग में रखना और आंसर करना, शहद को अगर हम गर्म करेंगे तो वो फैलेगा या सिकुड़ेगा? तो आप कहोगे कि भैया आप कहोगे कि भैया ये फैलेगा।
अगर आप शहद को गर्म करेंगे तो ये फैलेगा। फैलने का मतलब होता है कि इसका आयतन बढ़ रहा है। आयतन का मतलब होता है वो कितनी जगह घेर रहा है। तो अगर कोई चीज फैलेगी तो ज्यादा जगह घेरेगी, और ज्यादा जगह घेरने का मतलब है इसका आयतन बढ़ रहा है, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है। तो अगर हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं सामान्यतः, तो उसका आयतन जो होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है, ये जनरली क्या होता है, बढ़ता है। मैं ये बढ़ने का निशान लगा रहा हूं, बढ़ने का सिंबल लगाई दे रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं उसके घनत्व पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके घनत्व पे क्या फर्क पड़ेगा, उसकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप कहोगे कि चूंकि वो हल्का होता हुआ जाएगा तो उसका घनत्व कम हो रहा है। भाई कोई चीज अगर फैल रही है तो हल्की होगी, पतली होगी, पतले होने पर घनत्व बढ़ेगा, घनत्व घटेगा, डेंसिटी घटेगी। और अगर कोई चीज ऐसे सिकुड़ेगी तो उसके अणु नजदीक आएंगे तो उसका घनत्व बढ़ेगा। तो फैलने पे डेंसिटी जो है वो घट जाएगी। डेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी। ऐसा दुनिया की ज्यादातर वस्तुओं के साथ होता है। डेंसिटी यानी कि घनत्व जो है वो क्या हो जाता है, घट जाएगा। चलो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करें पानी की, अगर हम बात करें पानी की, भैया चूंकि देखिए वाटर एक अलग लेवल की चीज है, तो इसको चाहिए फुल इज्जत। और 0 से लेके 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मैं किस रेंज में बात कर रहा हूं ध्यान से सुनेंगे, 0 से लेके 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये दुनिया की बाकी वस्तुओं की तरह व्यवहार नहीं करता, उल्टा चलता है। उल्टा कैसे चलता है, अगर मैं इसके आयतन, अगर मैं इसके आयतन और घनत्व की बात कहूं तो ये फैलने के बजाय सिकुड़ता है। अब जब सिकुड़ेगा तो कम जगह घेरेगा, और कम जगह घेरेगा तो इसके द्वारा घेरा गया आयतन घटेगा, और इसके द्वारा जो घनत्व है इसका जब सिकुड़ेगा तो घनत्व इसका बढ़ेगा। ये केवल 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ऐसा होता है। अगर तुम 0 से लेके 4 डिग्री, जैसे पानी की मान लो पानी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और आप उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने से 1 2 3 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये इस तरह का व्यवहार शो करता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद नॉर्मल हो जाता है, यही व्यवहार शो करेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद भी यही व्यवहार शो करेगा। तो ऐसा व्यवहार ये केवल 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक करता है। तो प्रश्न आएगा कि बताइए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, हाँ या ना? जी हाँ। तो पानी का जो घनत्व होता है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है। अब देखिए आप लोग बस ये बात रट जाते हैं, इससे बहुत प्रश्न बन सकते हैं, बहुत सारे पूछा जाएगा। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पानी के आयतन पे क्या फर्क पड़ेगा, घटेगा, घनत्व पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बढ़ेगा। आयतन पूछ लिया जाए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन न्यूनतम है। इसका जो आयतन है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैसा आता है, न्यूनतम आता है। ठीक है, हम लोग बस अधिकतम याद कर जाते हैं, आयतन न्यूनतम होता है। तो ध्यान से देखना एक बार कि आपसे आयतन पूछा है या घनत्व पूछा है। डेंसिटी पूछे, घनत्व पूछे तो अधिकतम, और अगर आयतन पूछे तो न्यूनतम, यानी कि मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, भैया ये डब्ल्यू लास्ट डेट तक होना चाहिए, नहीं तो आप जनरल में काउंट हो जाओगे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड को और क्या लिख सकते हैं गुरुजी? भाई शुभम, तुम्हारा नाम शुभम है तो बताओ मैं उसको और क्या लिख दूंगा? भाई साहब अगर मान लो तुम घी खा रहे हो तो मैं कहूँगा घी की जगह तुम पत्थर खा लो। भाई जरूरी थोड़ी है कि हर जगह और कुछ हो। है भाई? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड को यही यही है, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड तो तापमान की यूनिट है ना, कि हम तापमान बढ़ा रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं। कैसी बात करते हैं, लाजवाब आदमी हो आप भी, है ना? वो अभी पूछा जा रहा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड को और क्या लिख सकते हैं, और कुछ नहीं लिख सकते भाई। 4 डिग्री सेंटीग्रेड को 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही लिखेंगे। घनत्व क्या होता है राजकुमार, मेरे राजकुमार, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया आज।
घनत्व तो कल की क्लास में ही बताया था। राजा कुमार ठीक है, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र जी बहुत आभार आपका, बहुत सारा प्यार, और आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। तो आशा करूंगा कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि देखो पानी जो है ना वो भैया पुष्पा है। वो कहता है हमको चाहिए फुल इज्जत चाहिए, हम दुनिया से अलग चलेंगे, कुछ अलग करना है, अलग कर दिया। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ तक की बात हो गई। अगर आप इस थ्योरी को नोट करना चाहें तो अवश्य नोट कर सकते हैं। इस तरह की नोट कर लीजिए, फिर इस थ्योरी को भी नोट करिए फटाफट से। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना हो तो रॉक स्टार जी अगर तुम्हें नौकरी करवा ली जाए, पैसे ना मिले तो ऐसी बातें मत करो यार। ना हो तो भाई क्यों नहीं होगा, जब मांगा हुआ है सरकार ने तो पूछा तो जाएगा ही। डोमिसाइल तो जरूरी है, यही तो बताएगा कि तुम किस स्टेट से हो। चलिएगा। सर ये बुक में नहीं मिल रहा, सावन कुमार। क्या जरूरत है यार बुक में मिलने की, जब यहाँ है तो बुक से क्या करना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारा प्यार करण भाई। राहुल कुमार थर्मोडायनेमिक्स में पहले सेकंड लॉ आया था, फिर जीरोथ लॉ आया था। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया। उसके बाद इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए नोट भी करते रहिए, सुनिएगा कि सर्दियों में क्या होता है। सर्दियों में पानी कहाँ जाता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर चला जाता है। भाई सर्दियों में तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर रह जाता है। तो जब पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाएगा, पानी ठंडा हो रहा है, दुनिया की बाकी चीजें ठंडा होने पे सिकुड़ेंगी, लेकिन पानी 4 से 0 के बीच में फैलेगा। मतलब ये उल्टा बिहेवियर शो करेगा। याद रखना कि पानी उल्टा व्यवहार दिखाएगा दुनिया की हर चीज के प्रति। तो 4 से जैसे 0 पे जाएंगे हम, तो दुनिया की बाकी चीजें तो ठंडी होने पे सिकुड़ेंगी, लेकिन ये महाराज उल्टा फैलेंगे। अब भैया जब ये फैलेंगे तो पाइप में तो जगह है नहीं फैलने की, इसलिए पानी के पाइप सर्दियों में फट जाते हैं। आप देखना नलों के पाइप हो गया, जब भयंकर सर्दी पड़ती है, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है तो ये फट जाते हैं। तो पूछा जाएगा सर्दियों में नलों के पाइप फट जाते हैं क्योंकि पानी ठंडा होने पर, इसका आंसर होगा क्योंकि पानी पानी 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ठंडा होने पर, फैलता है। पानी क्या करता है, इतने से बीच फैलता है। ठीक है, चलो करिए नोट जल्दी से। मनोहर कुमार बहुत सारा प्यार भाई, बहुत सारा प्यार। ये AWS वगैरह तो मैं तब क्यों बनवाने की ध्यान आती है एकदम से जब फॉर्म आ जाते हैं। ये एक सीरियस बच्चे की पहचान नहीं होती है। अगर आप सीरियस हैं तो तुरंत आपको 1 अप्रैल के बाद बनवा लेना चाहिए। आपको पता है भाई AWS की वैलिडिटी 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। लो भैया, एक करें डोमिसाइल क्या होता है भाई साहब, मूल निवास प्रमाण पत्र, जो ये बताता है कि आप यहाँ के निवासी हैं। चलिए अवनीश यादव कह रहे हैं मेरा रिटर्न क्लियर हो गया इंडियन आर्मी का, और मुझे यकीन नहीं है, यकीन नहीं हो रहा है। मैं RW से पढ़ा था और मेरा पहली बार में रिटर्न क्लियर हो गया, बहुत सारा आभार। ठीक है, चलिए तो ये हो गया जल का असामान्य प्रसार। अब देखो एक बहुत ही लाजवाब से कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। एक बहुत बेहतरीन सी राशि है जिसका नाम है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। अब देखो समझेंगे हम कि क्या होती है सरफेस टेंशन, जिसे हम टी से दिखाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, आप मेरी बात को सुनना। मान के चलिएगा कि मेरे पास एक कपड़ा है, 4 बच्चों ने उसका एक एक कोना पकड़ा हुआ है। मैंने बोला इसको ताकत लगा के खींचो, फुल ताकत लगा के। उन्होंने उसको खींच लिया, तो कपड़ा अच्छी तरीके से खींचा हुआ है। मैंने उस पर अपना फोन रखा, मान लो निकाला फोन और मैंने उस कपड़े में अपना फोन रख दिया। फोन थोड़ा बहुत नीचे जाएगा मेरे हिसाब से। क्यों थोड़ा बहुत नीचे जाएगा? क्योंकि कपड़े ने उसको खींच रखा है। ठीक है, अब मैंने उनको बोला कि इस कपड़े को लूज छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, बिल्कुल ढीला।
अब जैसे ही मैं इसमें फोन डालूंगा तो फोन एकदम से नीचे चला जाएगा। आप इस बात को महसूस कर पा रहे होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले कपड़ा खिंचा हुआ है। खिंची हुई चीज के पास क्षमता है कि वो किसी का भार सहन कर सकती है, लेकिन एक लूज चीज के पास, ढीली वस्तु के पास कोई क्षमता नहीं है कि वो भार सहन कर सके। ठीक है, ये बात समझ आई? चलो होल्ड करिए इस बात को। एक चीज और समझें कि मान के चलिए पानी भरा हुआ है, तुम्हारे कूलर में पानी भरा हुआ है। ये पानी का टॉप सरफेस है, ये भरा हुआ है सारा का सारा पानी, और पानी पर बैठे हुए हैं एक मच्छर जी। मच्छर जी बैठे हुए हैं, मस्त गुनगुना रहे हैं। ये हो गए मच्छर जी। ठीक है, तभी मच्छरी जी कहीं से आती हैं उड़ती हुई, तो मच्छर जी कहते हैं, ए जी कहाँ रहो, आजकल तो तुम कम टाइम दे रही हो हमें। मछली कहेंगे टाइम की पड़ रही है तो जल्दी झोला झंडा उठा और यहाँ से उड़ ले। मच्छर जी कहेंगे खाए को। मछली कहेंगे मालिक आ रहा मिट्टी का तेल लेके। इतने में मालिक आ गया और उसने कूलर में एक ढक्कन मिट्टी का तेल डाल दिया। अब आपने भी सुना होगा कि मिट्टी के तेल में मच्छर नहीं पैदा होते। दरअसल क्या होता है कि मिट्टी का तेल गिरते ही ये मच्छर कहाँ चले जाएंगे? नीचे डूब जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शुरुआत में हर एक लिक्विड, कोई भी द्रव आप उठाइए, वो बिल्कुल वैसे ही खिंचा हुआ होता है जैसे शुरुआत में कपड़ा खिंचा हुआ था। और कपड़े के पास क्षमता थी कि वो मोबाइल का भार सहन कर ले, उसी प्रकार हर द्रव की ऊपरी सतह के पास क्षमता होती है कि वो कुछ भार सहन कर सके, थोड़ा सा। भाई मच्छर में कितना सा भार होता है? बहुत कम भार है। ऐसा नहीं है तुम अपने भार की बात कहो, तो मच्छर आराम से खिंचे हुए द्रव पर आराम से टिका हुआ रहता है उसका पैर। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम केरोसिन डाल देते हो, मिट्टी का तेल डाल देते हो, तो वो खिंचाव जो है कम हो जाता है। ऐसे समझो कि अब लिक्विड की जो अपर लेयर है, द्रव का जो ऊपरी सतह है, वो बिल्कुल वैसे ही ढीली हो गई जैसे वो कपड़ा ढीला हो गया था। और जब कपड़ा ढीला हो गया तो बिल्कुल मच्छर के पैर वैसे ही गड़ गए जिस प्रकार से हमारा फोन अंदर गड़ता हुआ चला गया था। समझ में आया आपको? तो शुरुआत में कोई भी द्रव की जो लेयर होती है, ऊपरी परत होती है, ऐसे मानिए उस पर एक फोर्स लगा होता है, उस पर एक बल लगा हुआ होता है, ऐसे मानिएगा आप। उसके कारण वो खिंची हुई रहती है। इधर से भी लगेगा और इधर से भी एक फोर्स लगा हुआ होता है। कितनी लंबाई पर? मान लो जितनी भी उसकी लंबाई है, मान लो ये लिक्विड की सतह की लंबाई है। अगर मैं कहूं कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है वो L है, तो हम कहेंगे कि जो बल लगा हुआ है प्रति लंबाई पर, जो बल लगा हुआ है, जो बल लगा हुआ है एक अंक, या जितनी भी लिक्विड की लंबाई है, जो फोर्स लगा हुआ है इस फ्लूइड की लेयर की लेंथ पर, इसी को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ का मतलब ऊपरी सतह पर है, केवल ऐसा, अंदर नहीं होता है, केवल ऐसा ऊपरी सतह पर होता है। ठीक है भाई, तो आपको समझ में आया कि सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन। तो प्रश्न आएगा कि बताइए, जब हम पानी में केरोसिन डाल देते हैं तो मच्छर क्यों नहीं टिक पाते? तो अब आप कह दोगे भैया सरफेस टेंशन पानी की हो जाती है कम, द्रव का पृष्ठ तनाव हो जाता है कम। क्या यहां तक क्लियर है? एक बात हम सब करेंगे जल्दी से। चलिए रवीना यादव, आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत सारा आभार। चलिए बहुत बढ़िया, तो सभी को एकदम जबरदस्त समझ में आ चुका है। अब सुनो, कुछ और चीजें देखें। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई लिक्विड है, जैसे देखो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा, बहुत मजेदार समझ में आएगा। जैसे मेरे पास दो वीडियो हैं, पहले आप इस वीडियो को देखें और इसमें आप पाएंगे कि मैं ये पानी की बॉटल, वो कटोरी है एक,
और मैंने इसमें काली मिर्च डाली, और आप पाएंगे कि काली मिर्च डालने से, देखो काली मिर्च कैसे तैर गई, ये देखिए दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि जैसे ही काली मिर्च का पाउडर डालेंगे तो ये एकदम से तैर गया, मतलब डूबा नहीं। बच्चा कहेगा यार ऐसे तो हमेशा ही रहे, ऐसा कौन सा यू कभी डूब जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये डूब सकता है। कब डूब सकता है? क्योंकि अभी इस लिक्विड का सरफेस टेंशन अच्छा खासा है, मतलब इस पर खिंचाव बढ़िया लगा हुआ है, तो ये संभाल पा रहा है मिर्च को, मिर्च के भार को सहन कर पा रहा है ना। अब अगर हम इसके सरफेस टेंशन को कम कर दें, जैसे मैंने बताया था पिछली बार कि जैसे ही आप मिट्टी का तेल डालोगे, मिट्टी का तेल क्या चिकना है, कोई भी चिकनी चीज पानी में डालो तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। वैसे ही तुम अगर डिटर्जेंट डाल दोगे ना, सर्फ डाल दोगे, जो कपड़े धुलने का होता है डिटर्जेंट, वो भी चिकना चिकना होता है, उसको भी डाल दोगे या तेल डाल दोगे, कोई भी तेल डाल दोगे, तो भी सरफेस टेंशन कम हो जाती है। यहां मैंने इसी कटोरी में डिटर्जेंट डाल दिया तो इसकी सरफेस टेंशन कम हो गई। अब जरा मुझे बताना, क्या क्या ये मिर्च का पाउडर जो है वो फ्लोट कर रहा है या डूब गया? देखो, क्या ये तैर रहा है कहीं? ये तो तुरंत डूब गया, क्योंकि अब इसके सरफेस के पास योग्यता ही नहीं बची है। ठीक है, एक बार फिर से इसे देखो, फिर से इसे देख लो, यहां पे देखो कितना बढ़िया तरीके से तैर रहा है, एकदम बेहतरीन तरीके से फ्लोट कर रहा है। और यहां पे देखना एक बार कि कैसे डालते ही डूब गया है, ये लो, क्योंकि अब इसकी सरफेस टेंशन बिल्कुल कम हो गई है। ठीक है, तो जरा बताइए कि आपको समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि ऐसे काम करता है सरफेस टेंशन, ऐसे काम करता है पृष्ठ तनाव? तो प्यारे बच्चे, प्रश्न आएगा कि बताइए, केरोसिन डालने से जो मच्छर है पानी में नहीं बैठ पाता, क्यों नहीं बैठ पाता? क्योंकि सरफेस टेंशन उसका कम हो जाता है। अगर तुम, जो खारा पानी होता है ना, जो सॉल्टी वाटर होता है, सलाइन वाटर, खारा पानी बहुत जगह होता है, जैसे समुद्र का पानी ले लो, कई लोगों के तो घरों में खारा पानी आता है, मेरे घर में भी खारा पानी आता था, तो अगर उससे हम कपड़े साफ करें तो कपड़े नहीं साफ होते, साबुन उसके साथ झाग ही नहीं बना पाता, क्योंकि उसकी सरफेस टेंशन बहुत है। डिटर्जेंट मिला देंगे तो सरफेस टेंशन उसकी घट जाती है, सर्फ के साथ वो झाग बना देता है, सफाई कर देता है। तीसरा, पानी की बूंद गोल आकार ले लेती है, पानी की बूंद गोल आकार लेती है, जब पानी की बूंद ऊपर से गिरती है तो प्रश्न है कि वो गोली आकार क्यों लेती है? भाई वो लंबी लंबी क्यों नहीं हो जाती है? क्योंकि पानी के सरफेस पर मैंने बताया एक फोर्स लगा रहता है जो उसे अंदर ही अंदर समेटे रहता है, खींचे रहता है, इसलिए पानी की बूंद हमेशा गोल आकार लेती है। तो आशा करूंगा कि सरफेस टेंशन से संबंधित तो सारे डाउट आपके जरूर क्लियर हो गए होंगे। और वीडियो के बाद बहुत बच्चों का प्यार आ रहा है, ऋषभ भाई आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारा आभार। और बाकी सब आप इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, फोकस के साथ पढ़ते हैं, चीजें आपको समझ में आती हैं, इसलिए आप तारीफ करते हैं, आपकी मानता है। चलिए, कुछ बात और कर ली जाए सरफेस टेंशन को लेके, और बात है कि सरफेस टेंशन का मात्रक क्या होता है। तो सूत्र तो ये हो गया, अब इसका मात्रक देखिए, इसकी यूनिट देखिए। तो यूनिट निकालने में तो मेरे सभी जवान भाई बहन एकदम एक्सपर्ट हैं भाई। बल का मात्रक न्यूटन और लंबाई का मात्रक मीटर। अच्छा बताइए जरा कि कितने बच्चों को अब यूनिट याद नहीं रखनी पड़ती, रटनी नहीं पड़ती, बस फॉर्मूला देख के वो यूनिट बना देते हैं। जैसे अगर मैं ये फॉर्मूला दूं तो कितने बच्चे थे कि हाँ भैया हम इसकी यूनिट खुद से बना सकते थे? उसके बाद वो भी हाथ खड़ा करें जो ये बता दें कि मैं तो इसकी विमा भी बना दूंगा, मैं तो इसकी डायमेंशन भी बना दूंगा, मैं तो इसकी विमा भी बना दूंगा। विमा क्या होती है ध्यान से देखेंगे आप, देखो बल की क्या होती है mlt-2, और मीटर के लिए एल लिखोगे, एल से एल कट जाएगा तो विमा बचेगी mt-2। कितनी बचेगी? mt-2। बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त। प्रियंका, अवनीश, संदीप, आदर्श, अक्षय, अमित, बहुत बढ़िया। सर हमारा कलर छूट जाता है, क्या करें? कलर छूट जाता है भाई, नहाने वहाने पे छूट जाता है क्या? पता नहीं यार, क्या क्या पूछ रहे हो? कलर कैसे छूट जाता होगा यार तुम्हारा? अरे तुम्हारा छूटा है क्या कभी कलर नहाने पे? अच्छा, जैसे तुम पहले लाल कलर के हो, अब छूटते छूटते सफेद रह गए हो। सर आज हम क्लास में लेट हो गए, सचिन यादव तुम जहाँ भी उम्र का बन जाओ, तुम लेट हो गए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलो गजब है।
सूरज आई लव यू, बहुत सारा प्यार भाई, लव यू टू। तो सभी बच्चे कह रहे हैं कि अब हम कर लेते हैं, ये अच्छी बात है। चलो, अब ये कैसी राशि है, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। देखिए, मैंने कहा था कि अगर कोई राशि किसी सदिश राशि से मिलकर बनी है तो वो भी सदिश होगी, वो भी वेक्टर होगी। ये केवल 80% पे लग पाता है, शुरू में मैंने ऐसा बताया था। हर जगह मत लगाना, यहां नहीं लगेगा। यहां याद रखना, ये एक अदिश राशि है, इसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है ना भाई। अगर मैं इस कटोरी को इधर की दिशा में रखूं तो भी ये मिर्च को तैरा लेगी, नॉर्मल वाला जो पानी होगा। इधर की दिशा में रखूं तब भी तैराएगा ही। इसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है भैया जी। तो ये हो गया आपका क्या, सरफेस टेंशन। इससे कोई शिकायत हो तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। उम्मीद है कि हम आपकी क्लास से अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, बहुत सारा आभार। ऊपर करना एक बार। दीपक नागर खोजे, बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा, और ये पेपर में कई नंबर का आएगा। कोई बात नहीं, इनका स्क्रीनशॉट लो और इन्हें उड़ा दो। चलेगा, बहुत बढ़िया। दीपक, बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा है, और मैं आशा करूंगा कि ये सवाल तुम्हें बहुत 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 ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। वेरी गुड, ऐसे ही लगे रहो मजबूत तरीके से, बहुत बढ़िया, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। चलो, ठीक है जी, आगे चले। तो ये हो गया आपका सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। अब देखिए, सरफेस टेंशन के बाद एक घटना आती है जिसको हम बोला करते हैं केशिकात्व। केशिकात्व यानी कि कैपिलरी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग घटना होती है कैपिलरी। कैपिलरी में क्या देखते हैं हम, देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हम टावल का, तौलिया का एक सिरा बाल्टी में रख दें, जैसे यहां मान लो बहुत सारा पानी है, और ये तौलिया का मैंने एक सिरा, यहां से ये एक सिरा, ये एक सिरा मैंने इसमें भिगो दिया, तो आप पाएंगे कि पानी जो है अपने आप ही ऊपर चढ़ता हुआ चला जाता है, और टावल लगभग लगभग थोड़ी सी ऊंचाई तक भीग जाती है। क्या मैं सही कह रहा हूं? दूसरा, अगर आप देखेंगे तो जो मोमबत्ती होती है, जो मोमबत्ती होती है उसमें जो मोम है, उसमें जो मोम है ये अपने आप ही ऊपर चढ़ता हुआ जाता है। मोमबत्ती में मोम जो है ये अपने आप ही ऊपर चढ़ता हुआ जाता है। मोमबत्ती में मोम अपने आप ही ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, मुझे एक बात बताइए यार, कि जैसे पानी हमें नीचे की मंजिल से ऊपर की मंजिल पर पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा से बर्तन में पानी रखेंगे, एक पाइप गाड़ देंगे, अपने आप पानी ऊपर चला जाएगा। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसे तो मोटर की जरूरत ही ना पड़ती, बहुत सारी बिजली बच जाती। लेकिन यहाँ पे ये कलाकारी क्यों हो रही है? साथ ही आप दिए में देखोगे, जो दिए में बत्ती होती है, विक होती है, इसमें भी अपने आप ही क्या होता है, अपने आप ही जो तेल है या घी है वो अपने आप ही यहां से आगे बढ़ता हुआ रहता है। ऐसे ही घर में देखें तो लालटेन जो होती है, या डिबिया जिसको हम बोलते हैं, उसकी बत्ती में भी सेम प्रोसेस होती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बताइए। एक चीज होती है ब्लॉटिंग पेपर, मैं आपको दिखाऊंगा, यहां से प्रश्न भी आता है। ये ब्लॉटिंग पेपर होता है। ब्लॉटिंग पेपर क्या है, जैसे टिश्यू पेपर होता है ना, वैसा ही एक कागज होता है। तो उसका एक सिरा अगर तुम स्याही में डालोगे तो उसमें स्याही देखो अपने आप ही ऊपर चढ़ती हुई चली जाएगी। ऐसे स्याही अपने आप ही ऊपर चढ़ती हुई चली जाएगी। प्रश्न उठता है कि ये अपने आप स्याही ऊपर की तरफ आखिर उठ कैसे रही है? ये स्याही अपने आप ये स्याही अपने आप ऊपर क्यों उठ रही है? पानी अपने आप क्यों ऊपर उठ रहा है? तेल अपने आप क्यों ऊपर उठ रहा है? सुनो, इन सब में यहां तो हैं बारीक बारीक कागज की नलियां यानी कि ट्यूब, और यहां पर हैं कपड़े की, देखो यहाँ पे कपड़े की बारीक बारीक ट्यूब्स हैं, यहाँ पे रुई की बारीक बारीक ट्यूब्स हैं, और यहाँ पर भी कपड़े की बारीक बारीक ट्यूब्स हैं। ट्यूब या नली क्या होती है, जो बहुत अत्यंत पतली हो, और अगर थोड़ी सी बड़ी है, ये थोड़ी सी चौड़ी है, तो इसको हम पाइप कहते हैं। तो पाइप में ये घटना नहीं घट सकती है, ये घटना घटती है किसी ट्यूब में या नली में। और कितनी बड़ी ट्यूब होनी चाहिए? आपके बाल के बराबर पतली। तो ये जितनी भी ट्यूब्स हैं ये आपके बाल के बराबर पतली हैं,
ये नलियां आपके बाल के बराबर पतली हैं, इसलिए इन्हें हम केश नली कहते हैं। कैपिलरी ट्यूब्स हम इंग्लिश में कहते हैं। कैपिलरी ट्यूब्स ये बहुत पतली होती हैं, 6 मिलीमीटर इनकी मोटाई होती है। तो अगर इतनी बारीक ट्यूब को आप किसी भी लिक्विड में डालोगे तो या तो लिक्विड उसमें ऊपर चढ़ेगा या अपने आप ही नीचे गिर जाएगा। ये सारी घटनाएं ऊपर चढ़ने की हैं, नीचे गिरेगा पारे में। अगर मरकरी में तुम उसको डुबोगे तो अपने आप ही वो नीचे गिर जाएगा। तो पारे किसी भी द्रव की अपने आप ही किसी नली में ऊपर या चढ़ने की घटना को हम केशिकात्व कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। इस घटना का नाम कैपिलरी होता है, केशिकात्व होता है। और ये घटना किस में घटती है? केश नली में घटती है, कैपिलरी ट्यूब में घटती है। आई बात समझ में? तो इसको नोट करेंगे कि केशिकात्व क्या होता है। जल्दी से नोट करिए। चिमनी बोलते हैं हमारे राजस्थान में। हाँ बिल्कुल भाई, लालटेन का जो गिलास होता है ना, हमारे यहाँ भी उसको चिमनी बोलते हैं भाई। बहुत सारा प्यार भाई, नंबर वाले भैया, 80 वाले भैया। जहाज के नीचे मिट्टी का तेल डाल दिया जाए तो जहाज डूब जाएगा। करण वाह, तुमने क्या बात सोची, गजब गजब। भैया मैंने बताया था ये केवल मच्छर के वेट तक के लिए सीमित रखो यार। मच्छर का वेट और जहाज के वेट में फर्क नहीं है यार, क्या बात करते हो। थोड़ा देर लिखने के लिए बिल्कुल लीजिए भाई सत्यम, आराम से नोट करिए। फॉर्म डालने से पहले डोमिसाइल लगाना पड़ता है क्या? भाई देख लेना, मेरे हिसाब से तो एसएससी में डिटेल तो नहीं मांगता, लेकिन आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सारे, 10वीं 12वीं का हो गया, आपका डोमिसाइल हो गया, और अगर आप ओबीसी SC ST EWS से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे के सारे आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले के बने होने चाहिए। और थोड़ा सा ना सभी लोग SSC GD का फॉर्म जो भर रहे हैं, ये बच्चे बहुत कुछ चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। जैसे कि एक चीज़ है उनकी फोटो का बैकग्राउंड, नहीं तो फॉर्म ऐसे रिजेक्ट हो जाता है। अपने आप मत भरना, फोन वोन से मत भरना, जाके कंप्यूटर से भरवा लेना। सिग्नेचर का साइज बहुत अच्छा होना चाहिए, फोटो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एक बार ध्यान से पढ़ लेना, सर ने वीडियो बनाई है, चश्मे वश्मे ना लगे हों, टोपी ओपी ना लगी हो। और कोशिश करना, जैसे बहुत सारा केस आता है जुड़वा लोगों का, तो अगर कोई भाई जुड़वा है ना, तो एक दाढ़ी रख के फॉर्म भरना, एक दाढ़ी कटवा के फॉर्म भरना, ठीक है ना? तो कैंसिल हो जाता है, हालांकि वो रिजेक्ट नहीं होता, फिर वहां चक्कर लगाने पड़ते हैं आपको SSC के ऑफिस में। चलिएगा, बहुत ही बढ़िया सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारा आभार। तो ये हो गया नोट, आगे नोट कर लीजिए। ये सारे के सारे उदाहरण पेपर में पूछे जाते हैं कि बताइए तौलिया में जल का ऊपर उठना किसका उदाहरण है? आप कह देना केशिकात्व का। मोमबत्ती में मोम का ऊपर चढ़ना केशिकात्व का उदाहरण है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का सूखा जाना, ये सारे के सारे केशिकात्व के उदाहरण हैं, कैपिलरी के उदाहरण हैं। नोट हो जाए तो कृपया एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। भैया सेंट्रल की जाती हो, स्टेट की जाती हो, ये सारी की सारी आपकी पहले ही लगनी चाहिए। और कोशिश करना कि जो EWS वाले हैं वो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, केंद्र का बनवाएं, ठीक है? क्योंकि देखो चलने को तो राज्य का भी चल जाता है, बट उनके मूड के ऊपर बात है। क्योंकि राज्य की केंद्र की भर्ती है, तो EWS वाले सेंटर का बनवाएं। और देखना उस पर लिखा हुआ होता है, वो वहाँ जाओगे तो वो लोग कई बार आपको टला देते हैं कि नहीं नहीं यही है, सेंटर का भी यही है। सेंटर पे लिखा होता है भारत सरकार, और राज्य पे लिखा रहता है उत्तर प्रदेश सरकार, या आप जिस भी जिले के, जिस भी स्टेट के हैं, ठीक है? चलिएगा, तो ये बात हो गई किसके बारे में? केशिकातु के बारे में। अब देखिएगा, एक अगला और लास्ट मुद्दा इसमें आता है जिसका नाम है बर्नौली की प्रमेय, बर्नौलीज थ्योरम। समझने की कोशिश करेंगे बर्नौली की प्रमेय को, बहुत अच्छे शब्दों में हम बर्नौली की प्रमेय को समझेंगे। तो बर्नौली साहब क्या कहते हैं, एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा जैसे मान लीजिए ये जमीन है, ठीक है? ये मान लीजिए जमीन है, यहां पर कोई पाइप ऐसे है, ये एक पाइप है, पाइप का टुकड़ा है
जिसमें मान लो पानी हमने ऊपर की तरफ फ्लो कराया हुआ है, कैसे भी करके पानी ऊपर की तरफ बह रहा है। आपको वो मतलब नहीं है कैसे बह रहा है, बस मान लो कि यहाँ पानी ऊपर की तरफ बह रहा है। तो बहते हुए पानी के पास तीन तरह की ऊर्जाएं होती हैं, तीन एनर्जी होती हैं। कौन कौन सी? एक तो एनर्जी होती है प्रेशर एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं दाब ऊर्जा। एक होती है, चूंकि ये चल रहा है तो गतिज ऊर्जा होगी काइनेटिक एनर्जी। और चूंकि इस पाइप की यहां से कुछ ऊंचाई भी है, हाइट भी है, तो इसकी जो एनर्जी है हाइट की वजह से स्थितिज ऊर्जा भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। वो सब वहां लिखा हुआ है, परेशान मत होइए। या इसको गुरुत्वीय ऊर्जा भी हम कहते हैं। मान लो कि इस केस में इसके पास जो प्रेशर एनर्जी है, मान लो ये 6 प्रेशर एनर्जी है, 5 काइनेटिक एनर्जी है और 9 पोटेंशियल एनर्जी है। जस्ट ऐसे मान लो, अपनी तरफ से मैंने एक नंबर मान लिया, ठीक है। चलिए, अब अगर आप इस पाइप को ऐसे झुका दें, अगर आप इस पाइप को ऐसे करके झुका देते हैं, बेंड कर देते हैं, तो देखिए कुछ ऐसे सीन बनेगा कि ये पाइप ऐसा हो जाएगा। अब आप ये बताइए मुझे, यहां से इसकी हाइट हो गई कम, लेकिन आप एक बात जरा फील करके बताइए कि अब इसमें पानी की जो गति है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। भाई पानी पहले ऐसे बह रहा था, अब आपने इसको ऐसे झुका दिया, ऐसे करके झुकाओगे तो बताओ पानी की गति पे क्या फर्क पड़ेगा। भाई जैसे आप मान लो पानी ऐसे बह रहा था किसी पाइप में, आपने उसको नीचे कर दिया, तो पानी की गति बढ़ जाएगी कि नहीं? मेरे हिसाब से तो बढ़ जानी चाहिए। तो पानी की गति बढ़ जाती है। इसका मतलब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, इसकी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो वो बढ़ गई होगी, मान लो 5 से 7 हो गई। प्रेशर एनर्जी पर कोई भी फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा, लेकिन हाइट की वजह से जो एनर्जी है, ऊर्जा है, ऊंचाई की वजह से जो ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम कह रहे हैं, ये तो घट जाएगी। मान लो ये पहले अगर 6 थी तो अब ये घट के 4 हो गई, क्योंकि ऊंचाई घटी तो ये भी घटेगी। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है, और एक बार पीछे वाले केस में टोटल एनर्जी बताना, कुल ऊर्जा। तो 6 और 4 10, 10 और 7 17। यहां पर भी आप देखें तो टोटल एनर्जी कितनी है, 9 और 5, 9 और 6 15, 15 और 5 20। मैंने कुछ गड़बड़ किया, देखना एक बार। काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया, प्रेशर एनर्जी को वैसा ही रखा, और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है उसको आप, जितनी आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई है ना, 5 से बढ़ा के 7 कर दी, 2 कर दी, उतनी ही घटाओ इसे। तो 9 में से 2 जाएंगे तो ये घट के 7 हो जाएगी। जितनी एक ऊर्जा बढ़ा रहे हो उतनी ही घटाओ। तो 7 7 14 और 6 20। यहां भी आ जाएगा आपका 20 और यहां भी आ जाएगा 20। ये सब करके दिखाने से मेरा उद्देश्य ये था कि हम ये समझ पाए कि अगर एक ऊर्जा बढ़ती है तो दूसरी अपने आप ही घट जाती है। इन तीनों एनर्जी में से अगर कहीं कोई भी एक एनर्जी घटती है तो दूसरी अपने आप ही बढ़ जाती है, लेकिन कुल ऊर्जा हमेशा फिक्स रहेगी, टोटल एनर्जी हमेशा फिक्स रहेगी। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो कुल ऊर्जा को निश्चित रखने के लिए, टोटल एनर्जी को फिक्स रखने के लिए अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी अपने आप ही घट जाती है। भाई अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी को घटना पड़ेगा, है ना, कोई सी भी एक। और तीसरी ऐसी ही बनी रहेगी। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि मान लो किसी जगह पर हम कहते हैं ये ऊर्जा नहीं बदल रही है और हमने इसको बढ़ा दिया, तो ये एनर्जी अपने आप घट जाएगी। जहां पर हवा का, मान लो हवा है, हवा अगर कहीं से तेजी से निकलती है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो अपने आप ही वहां के दाब को वो कम कर देगी, अपने आप ही वहां की दाब ऊर्जा को, प्रेशर एनर्जी को कम कर देगी। ठीक है भाई। अब सुनिएगा, एक प्रैक्टिकल और मैंने किया बर्नौली प्रमेय को समझाने के लिए। अच्छे से फिर से देखिएगा कि ये मैंने एक हेयर ड्रायर लिया हुआ है, और ये हेयर ड्रायर लेकर मैंने यहां पे बहुत सारा थर्माकोल डाल दिया, और ये मैंने जुगाड़ बना दिया, एक पाइप, कागज को मोड़ा और मैंने एक पाइप बना दी। अब देखिए जैसे ही मैं इस हेयर ड्रायर को चलाऊंगा तो इस पाइप के ऊपर हवा की गति बढ़ जाएगी। अगर प्यारे बच्चे यहां हवा की गति बढ़ेगी, अगर यहां हवा की गति बढ़ेगी, वेग बढ़ेगा, तो
देखो स्थितिज ऊर्जा पे, पोटेंशियल एनर्जी पे यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गति बढ़ाने या घटाते टाइम मैं इसको उठा नहीं रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी वैसी रहेगी। अगर गति बढ़ेगी तो दाब ऊर्जा को कम होना पड़ेगा। अब पाइप के ऊपर दाब हो गया कम, पाइप के नीचे दाब तो सामान्य है भाई, थोड़ा सा ऊपर, जैसे मान लो इतनी ऊपर प्रेशर यहां अगर कम हो गया और यहां प्रेशर नॉर्मल है, सामान्य है, सामान्य का मतलब ज्यादा ही है, इससे तो ज्यादा ही है, तो चीजें कहां भगेंगी? हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर भगेगी। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, हवा हमेशा, निम्न दाब का मतलब क्या है कि वहां पर हवा नहीं है, हवा नहीं है तो आसपास की हवा उस जगह को भरने के लिए भगती है, और यह हवा अपने साथ इस थर्माकोल को भी ले जाती है। चलो जरा देख लेते हैं कि वाकई ऐसा होता है या नहीं। तो याद रखना, अगर हवा की गति कहीं बढ़ रही है तो वहां पे दाब कम हो जाएगा, और आसपास से हवा का दाब जो ज्यादा है वो कम दाब की तरफ भगेगी। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं कि हाँ वाकई ऐसा होता भी है या नहीं। तो अब मैं करता हूं वीडियो में हेयर ड्रायर को ऑन। ठीक है, पहले इसका कर दें साउंड, हम बंद हो गया। अब चलो ये देखो, हेयर ड्रायर ऑन करते ही क्या आपको दिख रहा है कि नीचे से थर्माकोल उड़ उड़ के ऊपर जा रहा है? खूब झमाझम थर्माकोल ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा होगा आपको, देख पा रहे होंगे आप। हेयर ड्रायर ऑन करते ही थर्माकोल कैसे नीचे से ऊपर जा रहा है, एक बार और देख सकते हैं आप। देखो आप ना जितना है उतना पर दिमाग लगाओ। ठीक है जी, आपने देखा कि अगर कहीं पर आप हवा की गति को बढ़ा देते हैं तो चूंकि वहां पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, गतिज ऊर्जा बढ़ गई, तो अपने आप ही प्रेशर एनर्जी को कम होना पड़ेगा, दाब ऊर्जा को घटना पड़ेगा। तो ये हो गई बर्नौली की पिर में। लेकिन कुल ऊर्जा निश्चित रहेगी, कुल ऊर्जा रहेगी ही निश्चित, क्योंकि आपने एक ऊर्जा को घटाया तो दूसरी बढ़ गई है। इसके अनुप्रयोग क्या है? प्रश्न आता है कि बताइए छत, उसमें आंधी तूफान में जो घर के ऊपर टीन होती है, छप्पर होते हैं, गाँव में आपने देखा होगा छप्पर होते हैं घर के ऊपर जो टेम्परेरी बंधे होते हैं, टीन भी ऐसी होती हैं टेम्परेरीली बंधी होती है, तो आंधी में वो उड़ जाती हैं। क्यों उड़ जाती हैं? ये उड़ जाती हैं किसके कारण? बर्नौली पिर में इसको एक्सप्लेन करती है। कैसे? देखिए, ये मान के चलिए हमारा प्यारा सा घर है और इस पर ये टीन पड़ी हुई है। अब होगा क्या कि जब आंधी चलेगी तो यहाँ हवा की गति बहुत बढ़ जाएगी। अगर हवा की गति बहुत बढ़ जाएगी तो दाब कम हो जाएगा। अब टीन के नीचे का दाब सामान्य दाब है, ज्यादा दाब है, तो हवा क्या चाहेगी कि मैं यहां से बाहर जाऊं, और यहां से बाहर जाने के चक्कर में वो अपने साथ टीन को भी ऊपर खींच ले जाएगी। ठीक है, टीन को भी ये अपने साथ खींच ले जाएगी। चलो बहुत बढ़िया, सभी को वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और बहुत सारे बच्चों का प्यार आ रहा है, उन सभी को मेरा प्यार। अब देखो दूसरा प्रश्न आता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब ट्रेन गुजर के जाती है तो रेलगाड़ी के पीछे जो पटरी पे कूड़ा करकट पिन्नी बोतल पड़े हुए होते हैं ना, वो उसके पीछे पीछे चल देते हैं। क्यों चल देते हैं समझिए। जैसे मान लो ये ट्रेन है और ये ट्रेन इस दिशा में गई, ऐसे करके आगे जा रही है, तो क्या होगा कि अपने आगे से जब ये जाएगी तो बहुत तेजी से चल रही है तो हवा की गति को बहुत बढ़ा देगी। अब जहां से ये गुजरेगी वहां हवा की गति बहुत ज्यादा है, वहां हवा की गति बहुत ज्यादा है उतने हिस्से में। प्यारे बच्चे, हवा की गति अगर ज्यादा है तो दाब कम है, और बाहर का दाब, आसपास का दाब इससे तो ज्यादा ही है। तो क्या होगा कि यहाँ की जो हवा है, आसपास की हवा, ये इस जगह में भगेगी और अपने साथ सारे कूड़ा करकट पिन्नी बोतल जो भी है उसको खींच ले जाएगी और इसके पीछे पीछे उड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है जी। तो प्रश्न आते हैं कि टीन का आंधी में उड़ जाना, ट्रेन के गुजरने के बाद कूड़े करकट का उसके पीछे उड़ जाना, किस पर आधारित है? आप कहोगे बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। अगली एक चीज आती है कणित्र, बोलते हैं हम उसको, ऐड कर लेना यहीं पे, कणित्र। कणित्र कई जगह पे यूज होता है, स्प्रेयर जो होता है, आपने कणित्र देखा होगा, या एक पेंट गन होती है, पेंट गन। पेंट गन क्या होती है? जो स्प्रे पेंटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें से स्प्रे निकलती है। कणित्र होता है जिसको आप नाई के यहाँ अपने चेहरे पे लगवाते हो, पानी जो मारता है वो फुस फुस करके एकदम से ऐसे कर जाते हो, दीदी लोग पार्लर में यूज करती होंगी। तो दरअसल उसमें क्या होता है, कणित्र में फुहारा जिसको आप बोलते हैं, ऐसे करके होती है ना एक बोतल सी,
ऐसे करके, और यहाँ पे एक वो लगा होता है, स्विच लगा होता है। तो जैसे ही इसको दबाते हैं, तो दबाने के में क्या कर रहे हो, आपकी यहाँ की हवा को बाहर निकाल दे रहे हो। जब हवा की गति बढ़ेगी, मान लो यहाँ से एकदम हवा तेजी से जा रही है, ऐसे यहाँ से हवा तेजी से जा रही है, तो हवा के तेज जाने से प्रेशर यहाँ का कम हो जाएगा। अब यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, तो अपने आप ही पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ उठेगा, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर अपने आप ही उठेगा। तो कलित्र हो गया, पेंट गन हो गया, ये सारे के सारे इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है जी। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो के माध्यम से, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के माध्यम से चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो रही होंगी। इस तरीके से आप शायद इन्हें कभी भूलोगे भी नहीं, और आपको याद रखने में, रिवीजन करने में भी बहुत आसानी होगी। ऐसे मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। कल आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है साउंड यानी ध्वनि। बड़ा ही लाजवाब सा चैप्टर है, मस्त सा चैप्टर है। मिलेंगे कल। नमस्कार, धन्यवाद।